इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन के बारे में चर्चा चल रही थी। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के परिणाम या मुद्रास्फीति के एक अर्थव्यवस्था पर क्या आर्थिक प्रभाव होते हैं इसके बारे में चर्चा की। अब अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के हमने तालिका के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों का देखा। अब आज की जो अपन बात करते हैं तो हम मुद्रास्फीति को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की विधियां। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की विधियां। इसके अंदर चाहो तो आप तालिका भी बना सकते हो और ऐसे भी दे सकते हैं। मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के लिए काफी जटिल और कई दैत्यों वाला सिर की इसे संज्ञा दी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत सारी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विकसित और विकासशील देश कोई से भी प्रकार का देश हो या कोई से भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, वहां पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के उपाय जो है काम में लिए जाते हैं। विभिन्न उपायों का चुनाव मुद्रास्फीति की प्रकृति, स्वरूप तथा देश की विशेष आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करता है कि देश की आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार की है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों को यहाँ पर 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं मौद्रिक उपाय जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाए जाते हैं। दूसरे उपाय राजकोषीय उपाय आते हैं जो कि सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के उपाय जो आते हैं वो आते हैं आपके भौतिक व अन्य उपायों के अंतर्गत। तो आप इसकी सारणी बना लीजिए। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके मौद्रिक उपाय, सेकंड आ जाएंगे राजकोषीय उपाय जो कि सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। और तीसरे हैं भौतिक व अन्य उपाय जो कि और भी बहुत सारे उपाय करके जिसको अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दूर किया जा सकता है। मौद्रिक उपाय मुद्रास्फीति का अगर अपन बात करते हैं तो मौद्रिक के अंदर होता है मुद्रा की मात्रा को कम करना। मौद्रिक तथ्य है ये, यानी मुद्रा की मात्रा को कम करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमने रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़े, उसमें आपको ये बताया गया था कि देश में किस प्रकार से रिजर्व बैंक या व्यापारिक बैंक जो है मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि कर सकते हैं। तो मुद्रा प्रसार के कारण उत्पन्न होती है ये मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में आ जाता है, तो इस स्थिति में लोग जो है ज्यादा वस्तु की मांग करते हैं और उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। इस प्रकार अधिक मुद्रा कम
कम माल का पीछा करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसको नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा, साख का मतलब होता है उधार देना, तो मुद्रा की मात्रा और साख की जो मात्रा है या पूर्ति है, उस पूर्ति पर क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, नियंत्रण लगाया जाए। मौद्रिक उपायों में हमने बैंक दर पढ़ा, SLR पढ़ा, CRR पढ़ा, खुले बाजार की क्रियाएं पढ़ी, चयनित साख नियंत्रण जिसके अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम दरें, उधार की अधिकतम सीमाएं, ये सारी चीजें हमने मौद्रिक उपायों के अंतर्गत पढ़ी थी। तो आप इसके अंतर्गत हमें इसमें एक एक चीज की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें पता होना चाहिए SLR आता है, CRR आता है, बैंक दर आएगी, खुले बाजार की क्रियाएं, चयनित साख नियंत्रण, चयनित साख नियंत्रण, न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की अधिकतम सीमाएं होंगी, न्यूनतम उधार की दरें, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जहां मैं आधी कर देती हूँ, जिसमें और भी चीजें शामिल हो जाएंगी। इन सब के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार को कम करना या मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल में करके साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इन सब का उद्देश्य मुद्रा में साख की पूर्ति को सीमित करना होता है। इन सब के द्वारा इन सब को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को या साख की मात्रा को कम करने से मतलब है। मौद्रिक उपायों में ही ब्याज की दर को ऊंचा करने का उपाय भी शामिल होता है। इसके अंतर्गत ब्याज की दर को ऊंचा करना, यहाँ पर लिख देती हूं मैं, ब्याज की दर को ऊंचा करना, अधिक करना, ये भी आपके मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है। लेकिन जब ब्याज की दर ऊंची कर दी जाती है तो अर्थव्यवस्था में इसका मुद्रास्फीति को नियंत्रण में तो प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि जब ब्याज की दर ऊंची कर दी जाती है तो जो उद्योगपति, जो व्यापारी होते हैं, वो निवेश को प्रोत्साहित नहीं होते हैं। वो बढ़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए वो क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा देना पसंद करते हैं। निवेश इससे हतोत्साहित होता है, और जब निवेश हतोत्साहित होगा तो उत्पादन क्रिया पर इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन की मात्रा कम होगी तो अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक तरफ तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी की एक नई समस्या हमारे यहाँ पर और उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह उपाय अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सफल नहीं माना गया है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऊंची ब्याज की दरों का उपयोग विकासशील देशों के लिए सदैव लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। निवेश पर विपरीत असर पड़ने के कारण, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं निवेश करता हूँ व्यापार में, बिजनेस में, किसी में भी, तो वहां पर लाभ के साथ साथ हानि की संभावनाएं भी होती है। लेकिन अगर बढ़ी हुई ब्याज की दर पर पैसा देता हूँ तो वहां पर मुझे सिर्फ लाभ ही प्राप्त
है। इसके साथ साथ जब निवेशों पर विपरीत असर पड़ता है और उत्पादन लागत बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ेगी, लागतों में या उत्पादन के साधनों में कीमत बढ़ने के कारण इससे अर्थव्यवस्था में लागत जन्य स्फीति भी उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रास्फीति की दर में स्थायी गिरावट आने से ही ब्याज की दरों में कमी लाना संभव हो सकता है कि अगर अर्थव्यवस्था में स्थायी गिरावट आ गई है मुद्रास्फीति के मामले में, तभी ब्याज की दर को घटाया जाना चाहिए या ब्याज की दरों में कमी लाना संभव हो सकता है। इस प्रकार निवेश तभी बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि दर ऊंची होगी ब्याज की दर के कम होने के कारण। अगर ब्याज की दर ऊंची रहती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश जो है वो हतोत्साही हो जाता है। संगठित और असंगठित, संगठित का मतलब होता है जो कि जिनमें उद्योगों को लाइसेंस वगैरह प्राप्त होता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं वो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। असंगठित क्षेत्र जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिन्हें मान्यता या जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है। दोनों ही प्रकार के मुद्रा बाजारों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दो प्रकार के क्षेत्रों में बटी हुई है, जिसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों ही आते हैं। मौद्रिक नियंत्रण को सफल बनाने के लिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक इन दोनों के बीच में परस्पर गहरा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्व बैंक होता है, इस रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ही व्यापारिक बैंकों को काम करना होता है। तो इन दोनों में आपस में जो है कोऑर्डिनेशन, तालमेल जिसको अपन बोलते हैं, सामंजस्य की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों में गहरा और सही संबंध होना चाहिए, सही सामंजस्य होना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की समस्या है वो मौद्रिक उपायों के द्वारा कम की जा सकती है। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड उपाय आपका राजकोषीय उपाय आता है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार या 4 उपाय जो है शामिल किए गए हैं। इसमें आपका पहला उपाय जो है वो है कर संबंधी उपाय। फर्स्ट क्या आएगा? कर संबंधी उपाय। यहाँ पर सरकार कर की मात्रा में, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास करती है। परोक्ष करों में अगर वृद्धि करती है, परोक्ष कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था में कीमतें और बढ़ जाती है, फलस्वरूप मुद्रास्फीति की समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड उपाय आता है आपका सरकारी व्यय में कमी। सरकार को अपने व्यय में, कौन से व्यय में? गैर योजनात्मक व्यय में या गैर विकासात्मक व्यय को कम करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था कम उत्पन्न हो सके। थर्ड है सार्वजनिक कर्ज। सरकार का जब आय से ज्यादा व्यय हो जाता है तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाकर रिजर्व बैंक से उधार लेती है, कर्ज लेती है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट उपाय आता है आपका, वो है बजट घाटे को कम करना। बजट घाटे को कम करना, ये आपके राजकोषीय उपाय के अंतर्गत आते हैं, जो कि सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। इन सबको आप लिख लीजिए। राजकोषीय उपायों में कर संबंधी उपाय, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक कर्ज और बजट घाटे को कम करना, ये सारी चीजें सार्वजनिक उपायों में आती है, जो कि सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इनका एक एक का वर्णन करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट जो है कर संबंधी उपाय आते हैं। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, जो कि सीधा व्यक्ति की आय पर लगता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जो कि वस्तुओं पर लगता है, जिसको बिक्री कर, उत्पादन शुल्क
प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके सरकार व्यय योग्य आय को कम कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, यदि किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपए महीना है, एक महीने के 50,000 रुपए कमाता है और सरकार ने उस पर 3,000 रुपए का प्रत्यक्ष कर लगा रखा है, तो उसकी खर्च योग्य आय कितनी होगी? 47,000 रुपए। उसकी खर्च योग्य आय कितनी होगी? 47,000। तो अगर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाती है तो खर्च योग्य आय कम हो जाती है, और खर्च योग्य आय कम होती है तो व्यक्ति कम वस्तु की मांग करता है, और जब कम वस्तु की मांग करेगा तो अर्थव्यवस्था में कीमतें नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर परोक्ष करों में वृद्धि करते हैं, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जो कि वस्तु की लागत में शामिल होकर वस्तु की कीमत में शामिल होता है, अगर इसमें वृद्धि करते हैं तो मुद्रास्फीति घटने की जगह बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ये जो है कीमत में शामिल होकर मुद्रास्फीति को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी बात करते हैं सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय विशेषतया अनुत्पादक व्यय की जो बात कर रहे हैं, कौन सा व्यय? गैर विकासात्मक व्यय या अनुत्पादक व्यय। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्पादक व्यय जो उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है, एक होता है अनुत्पादक व्यय। तो उत्पादक व्यय में तो कमी नहीं करनी चाहिए, अनुत्पादक व्यय या गैर विकासात्मक व्यय में कमी करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। योजना व गैर योजना दो प्रकार के अनावश्यक व्यय को यथासंभव कम किया जाना चाहिए। चाहे हमारा योजनागत व्यय हो, चाहे हमारा गैर योजनागत व्यय हो, उसको भी कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर सरकार के द्वारा ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार ज्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ साथ जो है योजना और गैर योजनागत व्यय को कम तो किया जाए, लेकिन इसकी कार्यकुशलता पर आघात नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कार्यकुशलता यानी कार्यकुशलता कम हो गई तो अर्थव्यवस्था में जो भी विकासात्मक कार्य हैं वो सही प्रकार से नहीं हो पाएंगे, फलस्वरूप लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। व्यय की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और व्यय को कम करना चाहिए। अनावश्यक व्यय को तो कड़ाई के साथ ही सख्ती के साथ जो है अवश्य कम किया जाना चाहिए। भारत में सब्सिडी की मात्रा को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी देकर सरकार का अनावश्यक व्यय बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है।